नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम कक्षा 9 हिंदी गंगा के अध्याय 2 क्या लिखूं को बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। इस एक ही वीडियो में आपको पूरे पाठ की सरल व्याख्या, कठिन शब्दों के अर्थ, सारांश, लेखक परिचय, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न और एमसीक्यूज सब कुछ एक साथ मिलेगा। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस अध्याय को बिना किसी कठिनाई के समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। क्या लिखूं? पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ, ऊहापोह, असमंजस, सोच विचार की स्थिति या दुविधा। संस्मरण, यादों के आधार पर लिखा गया लेख। आत्मपरक, स्वयं से संबंधित। उत्थित, उठता हुआ, बढ़ा हुआ, जागा हुआ। अनावि, जिसका आरंभ न हो, जो शाश्वत हो। दुर्बी, गहन, जटिल, गूढ़। खरे, शुद्ध, सच्चे, असली। विज्ञ, विद्वान। तरुण, युवा। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। प्रश्न 1, हेट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, असली वस्तु है हेट, खूंटी नहीं। निबंध में हेट और खूंटी का उल्लेख किस भाव को सबसे अधिक उजागर करता है? उत्तर क, विषय से अधिक, लेखक के भावों की प्रधानता को दर्शाना। प्रश्न 2, उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उसका उल्लास रहता है। मांटेन की पद्धति लेखक के लिए किस निर्णय का आधार बनती है? उत्तर घ, अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखन को अपनाना। प्रश्न 3, तरुणों के लिए भविष्य उज्ज्वल, वृद्धों के लिए अतीत सुखद, ये तुलना किस पर आधारित है? उत्तर घ, अभिलाषा और अनुभव। प्रश्न 4, निबंध में अमीर खुसरो की कहानी का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? उत्तर ख, एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए। प्रश्न 5, क्या लिखूं? निबंध में समाज सुधार के संदर्भ में क्या कहा गया है? उत्तर क, सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। प्रश्नोत्तर प्रश्न, निबंध लेखन के विषय में एजी गार्डिनर और लेखक के विचारों में क्या अंतर है? उत्तर एजी गार्डिनर के अनुसार निबंध लिखने के लिए एक विशेष मानसिक स्थिति होती है जिसमें हृदय में स्फूर्ति और मस्तिष्क में आवेग स्वतः उत्पन्न हो जाता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती और कोई भी विषय हो, लेखक उसमें अपने हृदय के आवेग को भर देता है। इसके विपरीत लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी को ऐसी मानसिक स्थिति का अनुभव नहीं होता। उन्हें सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है और परिश्रम करना पड़ता है। वे गार्डिनर के कथन की यथार्थता में संदेह नहीं करते, परंतु उनके लिए निबंध लिखना स्वाभाविक नहीं बल्कि एक कठिन परिश्रम साध्य कार्य है। प्रश्न, लेखक के अनुसार वृद्ध और तरुण दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं, पर दोनों की असंतुष्टि के कारण भिन्न हैं। आपके विचार से उनकी असंतुष्टि के क्या क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर, तरुण वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि वे अपनी महत्वाकांक्षाओं और स्वप्नों को वर्तमान में साकार होते नहीं देखते। वे भविष्य में बड़े परिवर्तन और क्रांति चाहते हैं और वर्तमान की धीमी गति से व्याकुल रहते हैं। वृद्ध वर्तमान से असंतुष्ट इसलिए रहते हैं क्योंकि वर्तमान उनके अनुभव में संचित अतीत की सुखद स्मृतियों से मेल नहीं खाता। वे चाहते हैं कि पुरानी परंपराएं, मूल्य और व्यवस्थाएं बनी रहें, परंतु तेजी से बदलता समाज उन्हें अपरिचित लगता है। प्रश्न, नमिता और अमिता किन विषयों पर निबंध लिखवाना चाहती हैं? उनके द्वारा सुझाए गए विषयों पर निबंध लिखने में लेखक को क्या क्या कठिनाइयां आईं? उत्तर, नमिता चाहती है कि लेखक दूर के ढोल सुहावने होते हैं विषय पर निबंध लिखे और अमिता चाहती है कि समाज सुधार विषय पर निबंध लिखा जाए। लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयां आईं। पहला, लेखक को गार्डिनर जैसी स्वतः स्फूर्त मानसिक स्थिति उपलब्ध नहीं थी। दूसरा, उनके पास न विश्वकोश था और न कोई संदर्भ ग्रंथ। तीसरा, निबंध शास्त्र के आचार्यों के परस्पर विरोधी मत, किसी ने छोटे निबंध की, किसी ने लंबे वाक्यों की, किसी ने सरल भाषा की सलाह दी, उलझन बढ़ा रहे थे। चौथा, विषयों की रूपरेखा बनाना भी कठिन था क्योंकि गार्डिनर स्वयं शीर्षक देने का भार मित्रों पर छोड़ देते थे। प्रश्न, निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने की कौन सी युक्तियां सुझाई हैं? आप किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले किस तरह की तैयारी करते हैं? उत्तर, निबंध शास्त्र के आचार्यों ने निम्नलिखित युक्तियां सुझाई हैं। निबंध छोटा होना चाहिए क्योंकि छोटे निबंध में रचना की सुंदरता बनी रहती है। निबंध के दो प्रमुख अंग हैं, सामग्री और शैली।
पहले विचार समूह संचित करने चाहिए, मनन करना चाहिए। भाषा में प्रवाह होना चाहिए और वाक्य छोटे छोटे पर एक दूसरे से संबद्ध होने चाहिए। रूपरेखा पहले से बना लेनी चाहिए। अपनी तैयारी के बारे में विद्यार्थी स्वयं उत्तर लिखें। सामान्यतः हम पहले विषय को समझते हैं, उससे संबंधित विचार और उदाहरण एकत्र करते हैं, रूपरेखा बनाते हैं और फिर क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं। प्रश्न: मार्टिन ने जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। निबंध लेखन के लिए देखने, सुनने और अनुभव करने की क्या उपयोगिता हो सकती है? उत्तर: निबंध लेखन के लिए देखना, सुनना और अनुभव करना अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इससे निबंध में जीवंतता और सत्यता आती है। जो बात लेखक ने स्वयं देखी हो वो पाठक के हृदय को सीधे स्पर्श करती है। अनुभव आधारित लेखन में लेखक की सच्ची भावनाएं प्रतिबिंबित होती हैं, जो पाठक को आकृष्ट करती हैं। सुनी हुई बातों और घटनाओं से लेखक को विविध दृष्टिकोण मिलते हैं, जो निबंध को समृद्ध बनाते हैं। इस प्रकार मार्टिन की पद्धति निबंध को कृत्रिम नहीं बल्कि स्वाभाविक और प्रभावशाली बनाती है। निबंध शैली। निबंध क्या है? उत्तर: निबंध का शाब्दिक अर्थ है बांधना, जोड़, बंध, अर्थात भलीभांति बांधा या गठा हुआ। निबंध गद्य की वो विधा है जिसमें किसी विषय पर लेखक अपने विचार, अनुभव और भावनाओं को तार्किक और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। निबंध की विशेषताएं लिखिए। उत्तर: निबंध विचारपूर्ण और तार्किक होता है। निबंध में क्रमबद्ध प्रस्तुति होती है। निबंध की भाषा सरल और प्रभावी होती है। निबंध की भावनात्मक एवं साहित्यिक शैली होती है। निबंध लेखन की प्रक्रिया आरेख के आधार पर लिखिए। उत्तर: पहला, प्रेरणा, लिखने की इच्छा और विचार उत्पन्न होना। दूसरा, विषय चयन, सही विषय चुनना। तीसरा, सामग्री संग्रह, जानकारी और उदाहरण जुटाना। चौथा, रूपरेखा निर्माण, लिखने की योजना बनाना। पांचवां, शैली निर्धारण, भाषा और प्रस्तुति तय करना। छठवां, लेखन और समापन, निबंध लिखना और निष्कर्ष देना। शैली का अर्थ? उत्तर: शैली का अर्थ है अपने विचारों को प्रस्तुत करने का तरीका। अभिव्यक्ति का ढंग होता है। पाठ में से चुनकर कुछ ऐसे और वाक्य नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों का अपने शब्दों में भाव विस्तार कीजिए। पहला वाक्य: जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। भावार्थ: जो युवा अभी तक जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों से अपरिचित हैं, उन्हें संसार बहुत सुंदर और रोमांचक दिखाई देता है। दूर से हर वस्तु आकर्षक लगती है। जैसे जैसे वे व्यवहारिक जीवन में उतरते हैं, वास्तविकता की कठोरता का अनुभव होने लगता है और संसार का वो मनमोहक चित्र धुंधला पड़ जाता है। यही कारण है कि कल्पना में जीने वाले और अनुभवहीन लोग जीवन को जितना सरल और सुंदर समझते हैं, अनुभवी लोग उतना नहीं। दूसरा वाक्य: मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। भावार्थ: मानव समाज सदा परिवर्तनशील रहा है। हर युग की अपनी समस्याएं होती हैं और उन्हें दूर करने के लिए सुधारों की आवश्यकता पड़ती है। बुद्ध ने हिंसा और जाति भेद के विरुद्ध सुधार किया, कबीर ने पाखंड के विरुद्ध, राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध। इसका अर्थ यह नहीं कि उनके प्रयास व्यर्थ थे, बल्कि समाज निरंतर आगे बढ़ता है और हर नई पीढ़ी को नए सुधारों की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा वाक्य: आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। भावार्थ: यह एक शाश्वत सत्य है। आज का युवा जो क्रांति और परिवर्तन चाहता है, कल वही बूढ़ा होकर अपनी जवानी के दिनों को स्वर्णिम काल मानने लगेगा। जो आज नया है वो कल पुराना होगा और उसकी स्मृति सुखद लगेगी। इस प्रकार तरुण और वृद्ध की मानसिकता एक ही चक्र में घूमती रहती है। चौथा वाक्य: निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। भावार्थ: कम शब्दों में अधिक और सटीक बात कहना ही श्रेष्ठ लेखन की पहचान है। बड़े निबंध में प्रायः विषय से भटकाव हो जाता है और रचना की सुंदरता नष्ट हो जाती है। छोटे निबंध में हर वाक्य का महत्व होता है। कोई भी शब्द अनावश्यक नहीं होता। जैसे छोटी सी कविता अनेक भावों को समेट लेती है, उसी प्रकार एक कसा हुआ छोटा निबंध बड़े प्रभाव वाला होता है। प्रश्न: क्या लिखूं? निबंध में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक आदि कई महान व्यक्तियों के नाम आए हैं।
इनके विषय में जानकारी एकत्रित करके संक्षेप में बताइए कि इन्होंने अपने समय में समाज के लिए क्या क्या कार्य किए। उत्तर। बुद्धदेव। गौतम बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का उपदेश देकर समाज में फैली हिंसा और जाति भेद के विरुद्ध क्रांति की। बौद्ध धर्म की स्थापना कर उन्होंने विश्व को शांति का संदेश दिया। महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर ने अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों से समाज को नई दिशा दी। शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन करके भारतीय दर्शन को सुदृढ़ किया और बिखरे हुए हिंदू समाज को एकता के सूत्र में बांधा। कबीर। कबीरदास ने हिंदू मुस्लिम एकता, जाति प्रथा के विरोध और सच्ची भक्ति का संदेश अपने दोहों और पदों के माध्यम से दिया। गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने ईश्वर की एकता, मानव समानता और सेवा का संदेश फैलाया। प्रश्न। हमारे आसपास ऐसे व्यक्ति और संस्थाएं हैं जो स्त्री शिक्षा, पर्यावरण, असमानता, विशेष आवश्यकता समूह, दिव्यांगजन आदि के लिए कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्तियों, संस्थाओं के विषय में पता लगाइए और लिखिए। उत्तर। आज भी समाज में कई व्यक्ति और संस्थाएं विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा कई एनजीओज ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण चिपको आंदोलन ने पेड़ों की रक्षा का संदेश दिया। आज भी वन महोत्सव, स्वच्छ भारत अभियान और कई पर्यावरण संगठन वृक्षारोपण और प्रदूषण नियंत्रण पर कार्य कर रहे हैं। दिव्यांगजन के लिए कार्य दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्रालय तथा कई संस्थाएं दिव्यांग लोगों के लिए शिक्षा, रोजगार और समान अवसर प्रदान करने का कार्य कर रही हैं। असमानता के विरुद्ध कार्य प्रथम एनजीओ जैसी संस्थाएं गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करती हैं। कई संगठन सामाजिक समानता और मानवाधिकारों के लिए कार्यरत हैं। प्रश्न। आपको समाज सुधार करने का अवसर मिले तो आप क्या क्या सुधार करना चाहेंगे और कैसे करना चाहेंगे? लिखिए। उत्तर। लिंग भेद समाप्त करना। मैं स्कूलों और समाज में जागरूकता अभियान चलाकर लड़कियों और लड़कों को समान अधिकार देने पर बल दूंगा। पर्यावरण संरक्षण प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाऊंगा, वृक्षारोपण करूंगा और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करूंगा। शिक्षा का प्रसार गरीब और वंचित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और ट्यूशन उपलब्ध कराऊंगा ताकि वे भी आगे बढ़ सकें। डिजिटल साक्षरता गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा के केंद्र खोलकर लोगों को आधुनिक तकनीक से जोड़ेगा। प्रश्न। समाज किसे कहते हैं? उसके भेद भी लिखिए। उत्तर। समास की परिभाषा। समास का अर्थ है संक्षेप। समास में दो या अनेक शब्दों के मेल से एक नए शब्द की रचना होती है। जैसे गंगा जोड़ जल बराबर गंगाजल। समास के 6 प्रमुख भेद। तत्पुरुष समास इसमें उत्तरपद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में आने वाले परसर्गों का, से, पर आदि का लोप हो जाता है। जैसे रसोई घर बराबर रसोई के लिए घर। कर्मधारय समास इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसे नीलकमल बराबर नील जोड़ कमल नीले रंग का कमल। द्विगु समास इसमें पूर्व पद संख्यावाची शब्द होता है और ये समूहवाची होता है। जैसे तिरंगा बराबर 3 रंगों का समाहार। बहुव्रीहि समास इसमें दोनों पद गौण होते हैं और ये मिलकर किसी अन्य पद के विषय में संकेत करते हैं। जैसे पीतांबर बराबर पीला है अंबर जिसका यानी वस्त्र अर्थात कृष्ण व विष्णु। द्वंद्व समास इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और जोड़ने वाले अव्यय का लोप हो जाता है। जैसे भाई बहन बराबर भाई और बहन। अव्ययीभाव समास इसमें पूर्व पद अव्यय होता है अथवा दो समान शब्दों के बीच डैश लगा होता है। जैसे यथाशक्ति बराबर शक्ति के अनुसार। प्रश्न। पाठ से समास विग्रह के उदाहरण लिखिए। उत्तर। एक लाइन में सामासिक पद है तो दूसरी लाइन में समास विग्रह तथा अंत में समास का नाम दिया हुआ है। निबंध शास्त्र निबंध का शास्त्र तत्पुरुष समास। निबंध रचना निबंध की रचना तत्पुरुष समास। विश्वकोश विश्व का कोश तत्पुरुष समास। समाज सुधार समाज का सुधार तत्पुरुष समास। जीवन संग्राम जीवन का संग्राम तत्पुरुष समास।
भाई बहन, भाई और बहन द्वंद्व समास। जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी अव्ययी भाव समास। अन्य जानकारी, जब किसी शब्द का विलोम आए और बीच में डैश आए तो वहां द्वंद्व समास होगा। अगर दोनों शब्द एक ही हो तथा बीच डैश लगा हो तो वहां अव्ययी भाव समास होगा। मुझे उम्मीद है अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। प्रश्न, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, लिखिए। उत्तर, उपसर्ग भाषा के ऐसे सार्थक और लघुतम खंड जो शब्दों के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उदाहरण, दुर्बोध बराबर दूर जोड़ बोध, अनादि बराबर अन जोड़ आदि। प्रत्यय भाषा के ऐसे सार्थक और लघुतम खंड जो शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उदाहरण, सुधारक बराबर सुधार जोड़ क, कठिनाई बराबर कठिन जोड़ आए। प्रश्न, पाठ में से ऐसे शब्द ढूंढिए तथा वाक्य प्रयोग के द्वारा उनके अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक साइड समान अर्थ वाले शब्द है तो दूसरी साइड उनके वाक्य प्रयोग पाठ से प्रेरित है। विचार मनन चिंतन, निबंध लिखने से पहले मुझे विषय का गहरा विचार मनन और चिंतन करना पड़ता है। सुहावने मधुर मनमोहक, दूर के ढोल सुहावने मधुर और मनमोहक लगते हैं पर पास जाकर उनकी कर्कशता पता चलती है। उमंग स्फूर्ति आवेग, गार्डिनर के अनुसार लिखने के समय मन में उमंग स्फूर्ति और आवेग उठता है। कठिनाई परिश्रम चिंता, मुझे निबंध लिखने में बहुत कठिनाई परिश्रम और चिंता होती है। उल्लास प्रमोद आनंद, ढोल की ध्वनि के साथ उल्लास प्रमोद और आनंद का कलरव मिला रहता है। कोलाहल शोर हंगामा, घर में कोलाहल शोर और हंगामा होने पर भी दूर बैठे व्यक्ति को ढोल मधुर लगता है। परीक्षा उपयोगी जानकारी व तथ्य, इस पाठ के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। लेखक की उलझन, लेखक को नमिता नामक छात्रा के लिए दो विषयों दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार पर एक आदर्श निबंध लिखना था, जिसे लेकर वे असमंजस में थे। एजी गार्डिनर का मत, प्रसिद्ध लेखक गार्डिनर के अनुसार निबंध लिखने के लिए एक विशेष मानसिक स्थिति व मनोदशा की आवश्यकता होती है। हेट और खूंटी का सिद्धांत, निबंध में हेट और खूंटी के उदाहरण द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि विषय खूंटी से अधिक महत्वपूर्ण लेखक के भाव और आंतरिक विचार हेट होते हैं। मार्टिन की पद्धति, अंत में लेखक मार्टिन की शैली अपनाते हैं जिसमें किताबी ज्ञान की बजाय अपने व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं के आधार पर सरलता से लिखा जाता है। अमीर खुसरो का प्रसंग, लेखक अपनी कठिनाई को दूर करने के लिए अमीर खुसरो की उस चतुराई को याद करते हैं जिसमें उन्होंने 4 अलग अलग विषयों खीर, चरखा, कुत्ता और ढोल को एक ही पद में सफलतापूर्वक पिरो दिया था। प्रश्न, क्या लिखूं, निबंध का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर, क्या लिखूं आत्मपरक शैली में लिखा गया निबंध है। इसमें लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने निबंध की रचना प्रक्रिया को सरल और रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। उन्होंने दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार जैसे विषयों के माध्यम से निबंध लेखन की कठिनाइयों पर चर्चा की है। यह निबंध पाठकों से संवाद स्थापित करता है और उसे अधिक जीवंत, आकर्षक तथा प्रभावशाली बनाता है। पाठ का संदेश, हमें अपनी भावनाओं और विचारों को सच्चाई और ईमानदारी से व्यक्त करना चाहिए। लेखन के लिए बड़े विषय नहीं बल्कि सच्ची अनुभूति और सरल भाषा जरूरी होती है। अपने मन की बात लिखने से सोच स्पष्ट होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित एक विचारशील निबंध है। ये लेखन की प्रक्रिया, विषय की पसंद और लेखक की मानसिक उलझनों को दर्शाता है। प्रश्न, सीबीएसई कक्षा 9 हिंदी गंगा के पाठ 2 क्या लिखूं पाठ में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? उत्तर, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम सरस्वती था। प्रश्न, क्या लिखूं, किसकी रचना है? उत्तर, क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। प्रश्न, क्या लिखूं, में बख्शी जी का पूरा नाम क्या था? उत्तर, बख्शी जी का पूरा नाम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी था। निबंध का सार, लेखन की समस्या और गार्डिनर के विचार। लेखक बताता है कि उसे लिखना तो है पर क्या लिखे, ये सबसे बड़ी समस्या है। वह एजी गार्डिनर के विचारों का उल्लेख करता है लेकिन खुद मानता है कि उसे वैसी सहज प्रेरणा नहीं मिलती और उसे मेहनत करनी पड़ती है। निबंध के विषय और कठिनाई, लेखक को दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार पर निबंध लिखना है।
वो सोचता है कि इन कठिन विषयों पर लंबे निबंध लिखना आसान नहीं है। निबंधशास्त्र के नियम। लेखक विद्वानों के विचार पढ़ता है और जानता है कि निबंध छोटा होना चाहिए और उसके दो मुख्य अंग होते हैं, सामग्री और शैली। सामग्री की समस्या। लेखक के पास समय और साधन कम है, इसलिए वह सामग्री इकट्ठा नहीं कर पाता और अपने ज्ञान के आधार पर लिखने का निर्णय लेता है। रूपरेखा की कठिनाई। विद्वान निबंध से पहले रूपरेखा बनाने की सलाह देते हैं, लेकिन लेखक को ये काम कठिन लगता है और वह इसे बना नहीं पाता। भाषा और शैली पर विचार। लेखक बताता है कि भाषा सरल और प्रवाहयुक्त होनी चाहिए, लेकिन वह मजाक में कहता है कि वह अपनी विद्वता दिखाने के लिए लंबे और कठिन वाक्य भी लिख सकता है। मांटेन की पद्धति। लेखक मांटेन की पद्धति का उल्लेख करता है, जिसमें लेखक अपने अनुभव और भावनाओं को सरल और सच्चे रूप में लिखता है। अमीर खुसरो की कहानी से प्रेरणा। लेखक अमीर खुसरो की कहानी से प्रेरणा लेकर निर्णय करता है कि वो दोनों विषयों को एक ही निबंध में जोड़ देगा। दूर के ढोल सुहावने का अर्थ। लेखक समझाता है कि दूर की चीजें हमें अच्छी लगती हैं क्योंकि उनकी कमियां दिखाई नहीं देती, जैसे ढोल की आवाज दूर से मधुर लगती है। जीवन में इस विचार का प्रयोग। लेखक बताता है कि युवा भविष्य को सुंदर मानते हैं और वृद्ध अतीत को, इसलिए दोनों वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं। समाज सुधार का विचार। लेखक कहता है कि हर समय समाज में सुधार की आवश्यकता होती है और यह प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। प्रगतिशील जीवन और परिवर्तन। जीवन में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, नई समस्याएं आती हैं और नए सुधार किए जाते हैं, इसलिए जीवन को प्रगतिशील कहा जाता है। साहित्य और समय का प्रभाव। आज का नया साहित्य भविष्य में पुराना हो जाएगा और नई पीढ़ी फिर नए विचार लाएगी। लेखक अंत में कहता है कि अतीत और भविष्य दोनों हमें इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वे हमसे दूर होते हैं, इसलिए दूर के ढोल सुहावने होते हैं। प्रश्न। क्या लिखूं? पाठ के आधार पर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? उत्तर। बख्शी जी की कृतियों का विवरण इस प्रकार है। पहला, निबंध संग्रह, प्रबंध पारिजात, पंचपात्र, पद्मवन, मकरंद बिंदु, कुछ बिखरे पन्ने, मेरा देश आदि। दूसरा, कहानी संग्रह, झलमल, अंजलि। तीसरा, आलोचना, विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, साहित्य शिक्षा, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, विश्व साहित्य, प्रदीप, प्राचीन तथा अर्वाचीन कविताओं का आलोचनात्मक अध्ययन, समस्या और समाधान, पंचपात्र, पंचरात्र, नवरात्र, यदि मैं लिखता। चौथा, नाटक अन्नपूर्णा का अनुवाद, मॉरिस मेटरलिंक के नाटक सिस्टर बीट्रिस का अनुवाद, उन्मुक्ति का बंधन, मॉरिस मेटरलिंक के नाटक द यूजलेस डेलिवरेंस का अनुवाद। पांचवा, काव्य संग्रह, शतदल, अश्रुदल, पंचपात्र। छठवां, उपन्यास, कथाचक्र, भोला, बाल उपन्यास, विदिन, बाल उपन्यास। सातवां, आत्मकथा संस्मरण, मेरी अपनी कथा, जिन्हें नहीं भूलूंगा, अंतिम अध्याय। आठवां, साहित्य समग्र, बख्शी ग्रंथावली, 8 खंडों में। पाठ के लेखक का जीवन परिचय। जन्म 1894 तथा मृत्यु 1971 को हुई। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार और साहित्यकार थे। उनका जन्म 1894 को छत्तीसगढ़ में हुआ था और वे सरल तथा प्रभावशाली लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में निबंध विधा को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी रचनाओं में सामाजिक, नैतिक और मानवीय मूल्यों का सुंदर चित्रण मिलता है। वे सरस्वती पत्रिका के संपादक भी रहे और हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा 1971 में इनका निधन हो गया। तो दोस्तों, आज हमने कक्षा 9 हिंदी गंगा के अध्याय 2 क्या लिखूं को पूरी तरह समझ लिया। उम्मीद है कि अब ये पाठ आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया होगा और आप परीक्षा के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आत्मविश्वास के साथ हल कर पाएंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान भाषा में सभी विषयों की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।